नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट लेक्चर में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पर हमने 2 पार्ट्स देख लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से यानी प्रथम बैठक में कंप्लीट करवा के गया था। आज स्टार्ट कर लेते हैं द्वितीय बैठक, यानी संविधान सभा की बैठकें चल रही थी। संविधान सभा की बैठक के बारे में बात कर रहा था मैं। बैठक मैंने प्रथम बैठक तो कंप्लीट करवा दी थी। आज दोस्तों हेडिंग डालिए द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक तो दोस्तों द्वितीय बैठक संपन्न कब हुई थी? तो पहला सवाल तो अब सीधा सा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि द्वितीय बैठक कब संपन्न हुई थी। ये कथन इन कारणों में से आते हैं, या आप में से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे देगा और सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन ये दे सकता है कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इस हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रथम संविधान सभा की बैठक देखी थी। उसमें बैठक में अध्यक्ष देखा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अमेरिका के संविधान की तर्ज पर, क्योंकि अमेरिका में सबसे पहले यानी अध्यक्ष बनाया गया था वो सबसे वृद्ध व्यक्ति को बनाया था, लेकिन वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में हमने स्थायी अध्यक्ष चुना और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको चुन लिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद महोदय हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, इस सदन के उपाध्यक्ष कौन थे? यानी द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं और उपाध्यक्ष पर 2 व्यक्ति बैठे थे दोस्तों। 2 व्यक्ति बैठे थे। आपने मोस्टली नाम अधिकांश मेरे दोस्तों ने यही सुना होगा कि एक ही व्यक्ति बैठा हो, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस समय 2 व्यक्ति बैठे थे और दोनों व्यक्ति अलग अलग तरीके से बैठे थे। एक व्यक्ति देशी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो एक व्यक्ति ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सवाल सीधा नहीं पूछा जाएगा, पेचीदा पूछा जाएगा। आप लोक सेवा संघ आयोग की तैयारी करते हैं तो इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता। तो ब्रिटिश भारत से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों ध्यान रखना, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। जबकि वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी महोदय कहां से प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो ये देशी भारत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एच.सी. मुखर्जी के बारे में 2 बातें और बता देता हूं दोस्तों। इनका यानी ये संविधान सभा में जहां से चुनकर आए थे, इनका चुनावी क्षेत्र था, यानी ये चुनाव कहां से जीत कर आए थे? बंगाल से। अब आप सभी जानते हैं कि बंगाल किस में चला गया था? तो ये पाकिस्तान में चला गया था। यानी पाकिस्तान में चले जाने के कारण इनकी सीट खाली हो गई थी। अब मैं इनके बारे में ऐसा क्यों बता रहा हूं? तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ में भी ऐसा हुआ था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे सदस्य नहीं थे कि जिनका चुनावी क्षेत्र बंगाल में यानी पाकिस्तान में चला गया था। एक व्यक्ति और भी थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था? एच.सी. मुखर्जी, जिनका चुनाव यानी चुनावी क्षेत्र कौन सा था? तो बंगाल था। बंगाल वर्तमान में यानी देश का विभाजन हो गया 1947 में जैसे विभाजन हुआ तो ये बंगाल कहां चला गया था? तो पाकिस्तान में चला गया। यानी पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान 2 प्रांत बनाए गए थे इसमें। तो पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने के कारण ये इनकी सीट खाली हो गई थी दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय बैठक संपन्न कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? 2 उपाध्यक्ष थे। एक एच.सी. मुखर्जी थे दोस्तों, इनका पूरा नाम था हरेंद्र कुमार है दोस्तों, याद रखना। पूरा नाम भी दे देते हैं। अब की बार एक राजस्थान की रिक्वायरमेंट एजेंसी ने प्रश्न पूछा था दोस्तों, राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश पूछ लिया था हाईकोर्ट के, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अब सभी ने ये पढ़ रखा है क्योंकि सभी किताबों में ये लिखा हो, सभी गाइडों में कमलकांत वर्मा, जबकि ऑप्शन में ये दे रखा था के वर्मा। तो इस प्रकार भी एग्जामिनर कभी कभार चीटिंग कर देता है। हालांकि मोस्टली नाम यही दे रखा है एच.सी. मुखर्जी, लेकिन इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार। लिख देता हूं, कुमार है दोस्तों, कुमार नहीं है, हरेंद्र कुमार। बस ये ध्यान रख लेना। और बात करूं उपाध्यक्ष, तो दोस्तों ध्यान रखना, उपाध्यक्ष के लिए 5 सीटें रिजर्व की गई थी।
हालांकि 5 सीटें बन नहीं पाई, वो बात अलग है। अब 5 सीटें कहां कहां कैसे कैसे विकसित की गई थी, तो 3 तो ब्रिटिश प्रांतों से की गई थी, यानी 3 उपाध्यक्ष आएंगे, वो कहां से आएंगे, तो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। इन ब्रिटिश प्रांतों के ऊपर एक था ब्रिटिश प्रांत, यानी 3 ब्रिटिश प्रांतों के ऊपर एक ब्रिटिश प्रांत का ऊपर का अधिकारी, यानी इनके ऊपर अधिकारी होगा, वो एक यहां से आएगा, एक देशी भारत से आएगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हुए कितने, 2 ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी 5 नॉमिनेट तो 5 हुए थे, यानी इनके स्थान कितने आरक्षित किए गए थे, 5 किए गए थे, लेकिन बने नहीं थे। बने कितने थे, 2 ही बने थे दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। तो ये पूरी द्वितीय बैठक कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डाली तृतीय बैठक, और बहुत ही महत्वपूर्ण तृतीय बैठक। तो अब की बार यहां से सवाल लगभग बनता ही है दोस्तों। तो हेडिंग डालिए तृतीय बैठक, तृतीय बैठक। अब तृतीय बैठक दोस्तों, तृतीय बैठक के दिन क्या होता है, तो ये देखिए तृतीय बैठक कब संपन्न हुई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। अब की बार के राजस्थान में टीचर का जो एग्जाम होता है रीट लेवल सेकंड में, ये लाइन कुछ ही। तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से आया था वो देख लेना दोस्तों। पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी इस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, पूरी लाइन बोल देता हूं, यानी इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। यही प्रश्न पूछा हुआ था रीट में कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, 13 दिसंबर, यानी लाइन, ये लाइन दी हुई थी और डेट पूछी थी एग्जैक्ट, तो डेट भी ध्यान रख लेना दोस्तों। पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, यानी संविधान सभा में इस दिन। इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा कब गया था, तो ध्यान रखना दोस्तों, स्वीकारा कब गया था, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा था, 22 जनवरी 1947। अब दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि 13 जनवरी को रखा गया, लेकिन स्वीकारा कब गया, 22 जनवरी को, तो इतने दिनों का गैप कैसे है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत न पारित करने पर 2 लोगों ने विरोध किया था। 2 लोगों ने विरोध किया था, और वो विरोध किन किन लोगों ने किया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2 लोग कौन कौन थे, तो 2 लोगों में नाम अगर लिखूं तो एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कानून के सबसे बड़े ज्ञाता थे इस समय के अम्बेडकर। एक व्यक्ति है, ये भी कानून के जानकार थे, डॉक्टर एम आर जयकर, डॉक्टर एम आर जयकर महोदय, ये भी कानून के ज्ञाता थे और हिंदू सभा के अध्यक्ष थे इस समय के, हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं इस समय, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका विरोध क्यों किया था दोस्तों, सवाल यही है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एम आर जयकर महोदय ने इनका विरोध क्यों किया, कारण क्या था दोस्तों। तो कारण ये था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट ये था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इस संविधान सभा में आप सभी जानते हैं दो बड़े प्रतिनिधि के रूप में आ रहे थे, एक मुस्लिम लीग तो दूसरा कांग्रेस। कांग्रेस तो भाग ले रही थी लेकिन मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही थी। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के बिना अगर यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो मुस्लिम लीग वाले तो कभी आएंगे, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये बात लिख सकते हैं, मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के बिना अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो वो कभी नहीं आएंगे, यानी ये अंबेडकर महोदय ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का आने का एकमात्र अंतिम उपाय है कि हम उद्देश्य प्रस्ताव को रोकें और उनका वेट करें ताकि वो आए। अगर ये हमने पारित कर दिया तो वो तो कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको तुरंत पारित करने पर विरोध किया था। अब एम आर जयकर महोदय ये भी कानून के बड़े जानकार थे, इन्होंने क्या कहा, तो एम आर जयकर महोदय का तो पूरा स्टेटमेंट है, लिख देता हूं। ये क्या कह रहे हैं,
MR जयकर। MR जयकर महोदय ने यह कहा था कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में, मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में अगर आपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया तो हमारा सारा कार्य बेकार हो जाएगा। हमारा सारा कार्य बेकार हो जाएगा। ये किनका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो ये स्टेटमेंट है MR जयकर महोदय का। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान यानी वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा संघ आयोग का पेपर हुआ है और राजस्थान लोक सेवा संघ आयोग में एक स्टेटमेंट पूछी गई थी। यानी हर बड़े एग्जाम में एक स्टेटमेंट आती रहती है, तो आप भी ध्यान रखेंगे। मैंने दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से नोट करवा दी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो हमारा सारा करा कराया बेकार है, यानी फिर वो कभी नहीं आएंगे। और करा कराया बेकार किसने कहा था? MR जयकर महोदय ने कहा था। तो दोनों स्टेटमेंट अच्छे से नोट याद कर लेना दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? इसके बाद में आप सभी जानते हैं कि भारत के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त होते हैं। और संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो BN राव को। यानी संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति इस पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो BN राव की नियुक्ति हुई। BN राव को ये निमंत्रण मिला कि आप संविधान निर्माण कीजिए। अब BN राव दोस्तों विदेशों में घूमने जाते हैं, यानी विदेशों में जितने भी संविधान विशेषज्ञ थे उनसे मिलते हैं। तो ये इंग्लैंड के, और ध्यान रखना दोस्तों, ये स्वयं संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कभी भी स्टेटमेंट में नहीं पूछी ये बात, अब आज से पहले कभी भी यूपीएससी में भी नहीं पूछी गई, लेकिन कभी ना कभी पूछी जाएगी कि यानी सीधा दे दिया जाएगा कि BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो BN राव संविधान सभा में यहाँ से मेंबर थे, तो या सीधा दे देंगे BN राव संविधान सभा के मेंबर थे। तो ये लाइन गलत करना बड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आज तक हमने नहीं पढ़ा। जबकि मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि BN राव स्वयं संविधान सभा के सदस्य के तौर पर नहीं थे, ये एक ICS अधिकारी थे इस समय। और ICS अधिकारी के तौर पर, यानी ICS इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जैसे वर्तमान में IAS होते हैं, इस प्रकार एक अधिकारी थे। इन्होंने एक अधिकारी होने के नाते भारत में अपनी सेवाएं दी थी दोस्तों। तो ये BN राव के बारे में ध्यान रख लेना दोस्तों। और इंडियन संवैधानिक सलाहकार यानी BN राव ने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। दो बातें ये ध्यान रख लेना दोस्तों, यानी भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन बने? तो डॉक्टर BN राव ने प्रारूप तैयार किया था, और समय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और ये ICS अधिकारी थे। अब दोस्तों BN राव की बातें करता हूं, थोड़ा सा और बताता हूं इनके बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है BN राव। चलो पूरा लिख देता हूं। संविधान सभा के सदस्य नहीं है, ICS अधिकारी थे, और क्या थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, बर्मा के संविधान के निर्माण में भी इनका योगदान है। बर्मा के संविधान निर्माण में भी इनका योगदान है। और क्या है? BN राव प्रथम भारतीय व्यक्ति है, यानी प्रथम भारतीय नागरिक है, यूं कह सकते हैं। प्रथम भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे। प्रथम भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। चलो राजस्थान से बिलोंग करता हूं मैं, राजस्थान से बता देता हूं। वर्तमान में राजस्थान से कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश है, उनका नाम है दलवीर भंडारी।
ये ध्यान रख लेना दोस्तों। करंट का इशू है, लोक सेवा संघ आयोग का तो पेपर हुआ, उसमें तो नहीं पूछा गया था, लेकिन कभी भविष्य में पूछा जा सकता है कि राजस्थान से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है, तो दलवीर सिंह भंडारी, क्योंकि मैं स्वयं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान वालों के लिए बता दिया दोस्तों। तो ये पूरा बीएन राव का चिट्ठा था दोस्तों, यानी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, आईसीएस अधिकारी थे, बर्मा के संविधान निर्माण में भी इनका योगदान था दोस्तों, और तो प्रथम भारतीय नागरिक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे थे। अब दोस्तों मैंने एक वीडियो लेक्चर में बता रखा है, और भी बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा दोस्तों। ये जब घूमने गए थे, आइवरी जेनिक से मिले थे, यानी इंग्लैंड में संविधान विशेषज्ञ, और उन्होंने कहा था कि आपके देश में अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा हीरा है तो फिर मेरी कहाँ जरूरत है। तो उनके सुझाव पर ये बीएन राव मिलते हैं, और बीएन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे, और उनका मैंने हालांकि वीडियो लेक्चर में बात कर रखी है, आप पुराने वाला वीडियो देख लीजिए दोस्तों। यानी संविधान सभा में कैसे सदस्य बनाए जाते हैं, तो ये संवैधानिक सलाहकार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और लास्ट बात कर लेता हूं दोस्तों, ये आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, भारतीय संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टिंग मैन, भारतीय संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टिंग मैन, यानी भारतीय संविधान सभा की चीफ ड्राफ्टिंग मैन कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना, एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी, एस एन मुखर्जी कौन है, तो भारतीय संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टिंग मैन है, इनको कहा जाता है दोस्तों। कहा क्या जाता है, यही है दोस्तों। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है, संविधान सभा के सदस्य नहीं, परंतु संविधान सभा के संविधान सभा के सचिव के पद पर कार्यरत थे, परंतु संविधान सभा के संयुक्त सचिव थे, संयुक्त सचिव थे। और इनको चीफ ड्राफ्टिंग मैन की संज्ञा किसने दी थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब उद्घोषण करेंगे, भाषण देंगे, संविधान प्रारूप जब पढ़ा जाएगा, उसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम नंबर आएगा, तब उस समय उनका ये चीफ ड्राफ्टिंग मैन कहा था, और उन्होंने देवीय ऐसा भी कहा था कि ये तो देव स्वरूप है दोस्तों। तो ये संज्ञाएं किसको दी गई थी, तो एस एन मुखर्जी को दी गई थी। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।